नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई देखिए, बिहार एसआई का न्यू क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया गया है रोशन सर के द्वारा। आप देख सकते हैं, ये आपका थर्ड एडिशन के नाम से है। और आप सभी लोग को बता दें, किताब जो है मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो जा करके ले सकते हैं। 320 या फिर 350 के किताब जो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आप सभी को बता दें, ये जो बिहार दरोगा किताब निकाला गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाला गया है। सर इस पर बहुत अधिक मेहनत किए हैं, क्योंकि हम जब सेट करवा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से डिस्कशन लिखा गया है और कैसा डिस्कशन होना चाहिए बिहार दरोगा के लिए। तो आप देखेंगे तो वर्तमान सभी दरोगा परीक्षाओं के औसतन की बात करते हैं तो 60% प्रश्न जो है इसी पुस्तक से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये किताब आप बिहार दरोगा से संबंधित आप इसको रट जाइए। इसमें देखेंगे तो आपका जो है 25 सेट इस बार दिया गया है। 4 एग्जाम का जो है इसमें आपका सेट जो है ऐड किया गया है। तो कहीं ना कहीं किताब जो है आपके दरोगा के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हैं रामबाण, मतलब हथियार के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला आपको बता दें, हम जो आज का हमारा वीडियो होने वाला आप कंटेंट में देखेंगे तो देखिए, सेट नंबर 1, 2 मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 3। ये आपका 1275 का एग्जाम हुआ था 12 यानी 17 दिसंबर 2023 को प्रथम पाली में। पूरा 100 क्वेश्चन का हम डिस्कशन देखेंगे। आपका कमेंट था, सर वीडियो कितना भी लंबा हो आप उसको कीजिए, बस पूरा डिस्कशन कराइए। तो देखिए, हम तो तैयार हैं डिस्कशन कराने के लिए, बट आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो डिमोटिवेट हम खुद हो जाते हैं। आप ही समझिए, जब हम मेहनत आप सभी लोग के लिए इतना करेंगे, आप वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर एक होता है ना कि अपने से भी मन नहीं करता है कि क्या इतना लंबा वीडियो बना जब आप देख ही नहीं रहे हैं। तो आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन हो और मैं आप सभी को बेहतरीन तरीके से वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। आज कल तक हो सके तो आपको जो है क्या बोलते हैं एडुटेरिया का आपका जो है न्यू करंट अफेयर जो है कल तक आपका मास्टर वीडियो आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि आप सभी कुछ चीज़ें जो है प्रोवाइड करा जाएं ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ, एग्जाम से पहले उस चीज़ देख पाएँ। तो इतना तो बनता है कि आप लाइक और शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ से हम देखेंगे बिहार दरोगा 1275 जो आपका प्रारंभिक परीक्षा एग्जाम हुआ था उसी का देखेंगे। और ये आपका हुआ था 17/12/2023 को प्रथम पाली में ये आपका परीक्षा हुआ था। एक एक पॉइंट को देखेंगे और कुछ आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, मतलब कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था कुआलालंपुर में। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। देखिए, इसका थीम की बात करते हैं तो आपका स्ट्रेंथनिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड आसियान इंडिया इकोनॉमिक रिलेशंस फॉर स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप हो जाएगा। आसियान की बात करते हैं तो देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका जो है फुल फॉर्म है। एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका गठन 1967 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ किया गया था। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, आसियान का सचिवालय की बात करते हैं तो जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है। और इसका आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी है। आसियान के संस्थापक देश की बात करते हैं तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड है। आसियान के 10 सदस्य देश हैं, जिसमें से आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा यानी राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। तो होगा आपका 500 हो जाएगा। कितना होगा? राज्य विधानसभा की जो अधिकतम संख्या है आपका 500 हो जाएगा। डी जो है सही आंसर होगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम की बात करते हैं तो 60 हो सकती है। अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त है जिसके तहत विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से भी कम है। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं तो मिजोरम में आपका 40 है, सिक्किम में आपका 32 है, गोवा में 40 तथा संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली में देखा जाए तो आपका 70 और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सदस्य हैं। राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है तथा विधानसभा के 17वें साल के आदेश राज्यपाल द्वारा जो है दिए जाते हैं। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा जो है वर्ष 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन न करने का प्रावधान है। विधानसभा सदस्य हेतु अहर्ताएं अनुच्छेद 173 में निर्धारित किया गया है। वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में 403 है तथा न्यूनतम सदस्य संख्या की बात करते हैं तो सिक्किम में आपका 32 दिया गया है।
अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया जाता है। अगला है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए संविधान है ना, संविधान का अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्री यानी अन्य मंत्रियों के लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद 75 का क्लॉज 2 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। मंत्रिमंडल, देखिए मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें एक निश्चित अंतर है। मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं। यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है जिसमें यानी इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसकी व्याख्या को 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा 352 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 352 में व्याख्या है कि प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। अगला कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है। देखिए राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो एनएनपी एफसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। देखिए जब एनएनपी गणना लागत मूल्य है ना, लागत मूल्य पर की जाती है तब उस देश की राष्ट्रीय आय निकलती है। एनएनपी से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है, जबकि परिधान सहायकी के जोड़ दिया जाता है। सहायकी को जो है जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। देखिए संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारतीय संघ कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं महान्यायवादी से मिलकर होता है और संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधित समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। प्रधानमंत्री शासन प्रशासनिक प्रधान होता है जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1 राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है एवं वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी की योग्यता भी रखता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 में किया गया है। यह लोक वित्त का संरक्षण एवं लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर जो है नियंत्रण करता है। अगला है किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है। ई सारस मोबाइल ऐप तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। देखिए इस ऐप को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के तहत स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं के बनाए गए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए जो है जारी किया गया है। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है।
देखिए इनका संबंध आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, निशानेबाजी से। कुछ आपका खिलाड़ी और संबंधित खेल दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे निशानेबाजी की बात करते हैं, निशानेबाजी तो देखिए अभिनव बिंद्रा है, मनु भाकर, श्रेयसी सिंह, गगन नारंग, अंजलि भागवत, सौरभ चौधरी, अपूर्वी चंदेला, राही सरनोबत, अवनी लेखरा इत्यादि। मुक्केबाजी की बात करते हैं तो मैरी कॉम, निकहत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, विजेंद्र सिंह, अमित पंघाल, पूजा रानी और सरिता देवी, मोहम्मद अली इत्यादि। नेक्स्ट है कुश्ती। देखिए कुश्ती की बात करते हैं तो विनेश फोगाट, रवि कुमार दहिया, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, सुशील कुमार, के डी जाधव, बबीता कुमारी इत्यादि। तीरंदाजी दीपिका कुमारी, जयंता तालुकदार और लिम्बा राम, अभिषेक वर्मा, डोला बनर्जी, ज्योति सुलेखा वेनम है ना, और बोमबाला देवी लेक्सम और तरुणद्वीप राय, प्रवीण जाधव इत्यादि। अगला है कुमार पोस्ट। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैप्टन अरुण चतुर्वेदी, कैप्टन मोहना सिंह जीतरवाल तथा कैप्टन भावना कंठ को भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलटों में शामिल किया गया है। भारत में प्रथम महिला, देखिए भारत में पहली महिला पायलट की बात करते हैं तो सरला ठकराल है। भारत में पहली महिला राफेल पायलट की बात करते हैं तो शिवांगी सिंह है। भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट की बात करते हैं तो भावना कंठ है। भारत में पहली महिला एयरलाइन पायलट जो है आपके दुर्गा बनर्जी हैं। पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक जो है आपके शीला डावरे। पहली महिला ट्रेन ड्राइवर की बात करते हैं सुरेखा यादव हैं। और भारत में पहली IFS तो चंद्रा बेलियप्पा और मुधप्पा है ना, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो मैथ का क्वेश्चन के लिए जो है आप आराम से ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहां से ये सब बनाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए आप सभी को बता दें, अगर आपको बिहार दरोगा का सेट बनाना है तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। ये रहा आपका व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार से लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कि बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 19-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर क्या थी। तो ये आपको हो जाएगा 13.5% हो जाएगा। ये जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी, तो ये हो जाएगा वत्स का। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। बुद्ध के समय में हम 16 बड़े बड़े राज्य पाते हैं जो महाजनपद कहलाते हैं। थोड़ा सा ये महाजनपद भी देखेंगे। देखिए मगध दोस्तों अगर देखेंगे तो आपका राजगिरी या फिर गिरिब्रज होगा। काशी जो है आपका वाराणसी हो जाएगा। कौशल का जो है आपका श्रावस्ती या फिर अयोध्या। कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। अंग की बात करते हैं तो चंपा होगा। वजी की बात करते हैं तो वैशाली या फिर विदेह। मल जो है आपका कुशीनगर या फिर कुशीनगर प्रथम भाग एवं पावा जो है आपका द्वितीय भाग है। चेदी या फिर चेती जो है आपका सोतवती या फिर सुक्तिमती होगा। वत्स जो है आपका कौशाम्बी होगा। पांचाल का अक्षत्र उत्तरी और काम्पिल जो है आपका दक्षिणी होगा। मत्स्य का आपको हो जाएगा विराटनगर। सूरसेन का हो जाएगा मथुरा। अस्मक का हो जाएगा पोतना एवं पोटली होगा। अवंती की बात करते हैं तो उज्जैनी उत्तरी और महिष्मती जो है आपका दक्षिणी है। और कांधार जो है आपको हो जाएगा तक्षशिला। कम्बोज का हो जाएगा राजपुर या फिर हाटक होगा। देखिए 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। 16 महाजनपदों में केवल वज्जी एवं मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है जो वज्जी संघ की राजधानी था। इसका गठन जो है 500 ईसा पूर्व में हुआ था। 500 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ यानी अंगुत्तर निकाय महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। महापरिनिर्माण सूत्र में है ना, सूत्र में 6 महानगरों की सूचना जो है मिलती है। चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर जो है आपका पाटलिपुत्र है।
किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले जो है युग्म हैं? तो आंसर आपका जो है हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी सर की बात करते हैं तो बाण और सर आपका हो जाएगा तालाब। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि रूस किस संधि द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हो जाएगा। आंसर आपका जो है डी सही होगा। देखिए ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 ईस्वी को रूस की नई बोल्शेविक सरकार और जर्मनी या फिर केंद्रीय शक्तियों यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया के बीच हस्ताक्षरित एक अलग संधि थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को समाप्त कर दिया। 2 महीने की बातचीत के बाद जर्मनी नियंत्रित ब्रेस्ट लिटोवस्क में संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संधि के अनुसार सोवियत रूस ने मित्र राष्ट्रों के प्रति शाही रूस की सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर नहीं किया और पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में 11 राष्ट्र जो है स्वतंत्र हो गया। यह संधि रूस के लिए बहुत अपमानजनक संधि थी। रूस को अपने विशाल क्षेत्र और लगभग 6.5 करोड़ जनसंख्या से वंचित होना पड़ा। इस संधि के हो जाने के बाद रूस विश्व से अलग हो गया, जिससे जो है बोल्शेविक सरकार को देश की आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देने का जो है एक तरीके से समय मिल गया। अगला है विस्थापन। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा। देखिए विस्थापन के दूरी के साथ हमेशा अनुपात पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसका आंसर आप देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर या 1 के कम होता है। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगला है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र जो है डैश हो जाता है। तो रंध्र का जो छिद्र दोस्तों आपको एक खुल जाता है, ये जो है सही आंसर होगा। देखिए द्वार कोशिकाओं में जल का प्रवेश द्वार कोशिकाओं को खोलने में सहायता प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप गार्ड सेल सुस्त हो जाता है। रक्षक कोशिकाओं में पानी का रिसाव रक्षक कोशिकाओं को बंद करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद गार्ड कोशिकाएं शिथिल हो जाती है। जब रक्षक कोशिकाओं में जल डाली जाती है तो कोशिका फूल जाती है, जिससे रंध्र खुल जाते हैं। जब रक्षक कोशिका शिथिल हो जाती है तो रंध्र जो है बंद हो जाते हैं। सरकार द्वारा लगाए गए रुकावटों वे प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है क्या? तो उसको जो है हम उदारीकरण कहते हैं। डी सही होगा। देखिए व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे जो है अधिक उदार कहा जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, बोले कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो ये आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कांगड़ा चित्रकला कांगड़ा की सचित्र कला है, जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया है, जो एक पूर्व रियासत थी जिसने कला को संरक्षण दिया था। यह 18वीं शताब्दी के मध्य में बसोहली चित्रकला की शैली के लुप्त हो जाने के साथ जो है प्रचलित हो गया। कांगड़ा चित्रकला के मुख्य केंद्र जो है गुलेर, बसोहली, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा है। अब सामूहिक रूप से पहाड़ी चित्रकला के रूप में जानी जाती है, जो उस शैली को सम्मिलित करती है जिसे 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच राजपूत शासकों द्वारा जो है संरक्षित किया गया है। कांगड़ा की चित्रकला ने पीले, लाल और नीले रंग जैसे शुद्ध रंगों का उपयोग किया और ये 200 साल बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं। चित्रकला के इस समूह को कांगड़ा नाम दिया गया है क्योंकि वे शैली में कांगड़ा के राजा संसार चंद के चित्र के समान है। अब यहाँ पर कुछ चित्रकला और राज्य दिया गया है, इसको देख लेते हैं। जैसे बिहार की बात करते हैं तो मधुबनी या फिर मिथिला, पटना कलम और मंजूषा है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो चौक, पूर्णा या सोन, रखना और चिकनकारी है। झारखंड प्लस बिहार की बात करते हैं तो आपका जादू पाटिया है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो काली घाट और अल्पना है। हिमाचल प्रदेश का देखिए आपका पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा है। मध्य प्रदेश का आपका सुरैती, निरता, मोरते और तिलंगा है। उड़ीसा का देखेंगे तो आपका देखिए पटचित्र प्लस सौरा है। राजस्थान का हो जाएगा फण प्लस मंडाना प्लस लघु मंडाना हो जाएगा। आगे है गुजरात, पिथौरा प्लस आथिया है। तमिलनाडु का हो जाएगा कोल्लम और तंजौर। पंजाब की बात करते हैं तो फुलकारी।
तेलंगाना का हो जाएगा चेरियल प्लस निर्मल। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा मुगुल्लू कलमकारी होगा। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो एपन। केरल की बात करते हैं तो कलमा जट्टू यानी कलमेजेथु हो जाएगा। कर्नाटक का हो जाएगा रंगावली प्लस कुसूती होगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वली यानी वारली होगा। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? देखिए, मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं तो ये आपका यूएनडीपी के द्वारा जो है प्रकाशित होता है। यह सूचकांक 1990 से जारी किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक के 3 मानक जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और आय हैं। मानव विकास सूचकांक की गणना 4 संकेतकों, जिसमें से आपका जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा की जाती है। इसकी गणना जो है 0 और 1 के बीच की जाती है। संकेतक में जो देश अंक 1 के इतना पास रहता है वह मानव विकास में उतने ही उच्च स्तर पर होता है। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना जो है, इसके लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों मॉन्टेस्क्यू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस पुस्तक में सरकार के भीतर विधायी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित है। मॉन्टेस्क्यू के लिए किताब प्रकाशित करने से पहले 21 वर्ष शोध में बिताए हैं। इस पुस्तक का फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव पड़ा है, जिससे लोग स्वतंत्रता और समानता और राजा के दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए जो है इच्छुक हुए हैं। फ्रांसीसी क्रांति संबंधित महत्वपूर्ण रचना जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना जो है रूसो ने किया था। लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टियर की रचना है। टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की रचना है। लॉमी द पल्स अखबार का संपादक जो है जया पॉल था। और मार्सिले गीत की रचना कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा जो है किया गया था। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न अवामे का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका भूरिया समिति। ऑप्शन नंबर जो है 20 का ये होगा भूरिया समिति। जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु भूरिया समिति का जो है गठन किया गया था। भूरिया समिति ने 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया था। भूरिया समिति की सिफारिशों को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानून को ठीक माना गया है। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कानून के माध्यम से जनजातीय स्वायत्त क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना था, जिसका उल्लंघन राज्य न कर पाए। सरकारीय आयोग। इस समिति का गठन जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधित मांगों पर सिफारिश देने के लिए जो है किया गया था। इनके अन्य 2 सदस्य थे जैसे श्री बी शिवारमन और एस.आर. सेन। अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट अगस्त जो है 1978 में सौंपी। इसने पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल यानी मंडल पंचायत व जिला परिषद अपनाने की बात कही। एल.एम. सिंघवी समिति। लक्ष्मीबल सिंघवी समिति का गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में किया गया था। इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव भी दिया था। राज्य वित्त आयोग का गठन तथा पंचायतों को करारोपण का अधिकार देने का भी सुझाव दिया। अगला है कि उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वो आपका कौन सा है? तो देखिए, सूचना का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 21 का ए होगा। देखिए, अगर आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारी पाएंगे। ये जानकारी उस वस्तु के अवयवों, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की तारीख, तिथि है ना, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती है। यह इसलिए है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह का सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। जैसे आप एक दंतमंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंतमंजन तभी बेचेगा जब आप दंतमंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं है
तब आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन हुआ। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता स्पांतरिक है ना, स्पांतरिक की जा सकती है किसके द्वारा? तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा पक्षाभि पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। देखिए पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दृष्टि पटल यानी रेटिना, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। नेचुरल लेंस अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर सकती है। पक्षमाभि पेशियों, देखिए वस्तु दूर होगी तो फोकस दूरी जो है एफ अधिक होगा। वस्तु पास होगी तो लेंस फोकस दूरी को कम कर लेगा। और ये सभी कार्य जो है या पक्षमाभि पेशियों द्वारा जो है किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य जो है मनोनीत कर सकता है, तो ये आपको हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 80 क्लॉज 3 के तहत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनयन की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या जो है 245 है। राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य से आने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या सर्वाधिक 31 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं अनुच्छेद 89 के तहत। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें हैं। भारत के राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है वो आपका है क्या? तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसको समझते हैं। देखिए सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो केरल जो है आपका 94%, लक्षद्वीप आपका 91.8%, मिजोरम जो है आपका 91.3%, गोवा जो है आपका 88.7%, त्रिपुरा की बात करते हैं तो 87.2%। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य देखिए बिहार की बात करते हैं तो 61.8%, अरुणाचल प्रदेश है आपका 65.4%, राजस्थान की बात करते हैं तो 66.1%, झारखंड जो है आपका 66.4%, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आपका 67% आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला है जिसे नोट में दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 91.8% है। दूसरा की बात करते हैं दमन एवं दीप 87.1 है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली जो है 76.2% है। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो ये सब मैथ का क्वेश्चन आप आराम से बनाइएगा। हम पूरा फोकस कर रहे हैं जीके जीएस पे कि आपको जीके जीएस का लाइन बाय लाइन आपको करवा दें। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो दोस्तों भाग नहीं लेता है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही हो जाएगा, जिससे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो जाएगा और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए समझते हैं इसको हम। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति को हटा दे। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य यानी दोनों सदन के भी भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, भले ही राष्ट्रपति निर्वाचन में से सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग एक जो है अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, आप अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन जो है पूर्व नोटिस जो है देना जरूरी है या फिर नोटिस जो है देना होता है। और यह नोटिस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 यानी 1/4 सदस्यों द्वारा जो है हस्ताक्षरित होना चाहिए। संसद के जिस भी सदन में यह आरोप लाया जाता है उसमें सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 यानी 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन में
भेज जो है दिया जाता है। सदन का दूसरा सदन इन आरोप की जांच कर सही पाए जाने पर इस प्रस्ताव को भी अगर कुल सदस्यीय संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दिए तब यह महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। इसके पश्चात राष्ट्रपति के पद से हट जाना पड़ता है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है नहीं लाया गया है। एकरा राजधानी है किसकी? देखिए एकरा की बात करते हैं तो ये घाना की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर कुछ राजधानी दिया गया है, जैसे सेनेगल की बात करते हैं तो डकार होगा, ट्यूनीशिया का हो जाएगा ट्यूनिस, युगांडा का हो जाएगा कंपाला, अंगोला का हो जाएगा लुआंडा, अल्जीरिया का हो जाएगा अल्जियर्स, मोजाम्बिक का हो जाएगा मपूतो, नामीबिया का हो जाएगा विंडहॉक, नाइजर का हो जाएगा नियामी, नाइजीरिया का हो जाएगा अबूजा, सेशल्स का हो जाएगा आपका विक्टोरिया, और इथोपिया का हो जाएगा अदिस अबाबा, बोत्सवाना का हो जाएगा गैबोरोन, माली का हो जाएगा मबाको, दक्षिण सुदान की बात करते हैं तो जुबा होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुण चलाया है? देखिए ऑपरेशन गरुण चलाया है तो ये आपका सीबीआई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा सीबीआई। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण है ना, परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुन करके बताइए, सबसे अधिक सही उत्तर। देखिए सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य लेंस का स्थान पर अवतल दर्पण या फिर परवलय दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह वस्तु से आने वाली प्रकाश की बड़ी मात्रा को एकत्रित करने में सहायता करता है। परिणामतः दूर स्थित वस्तु की अधिक तीव्र एवं स्पष्ट छवि बनती है। बलवंत राय मेहता समिति कमेटी संबंधित है किससे? तो ये आपको हो जाएगा पंचायती राज से है, ऑप्शन नंबर ए। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में योजना आयोग यानी अब नीति आयोग के द्वारा जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित की गई। वह नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है सौंपी। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की बात कही है, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर यानी जिला स्तर पर देखेंगे तो आपका जिला परिषद होगा। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें जो है स्वीकार की है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का जो है उद्घाटन किया है। अगला हमारा है कि तदुपरांत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में इसे जो है शुरू किया गया है। मौलिक अधिकार का संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में उल्लेख है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा जो है दी जाती है। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में गठित समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के क और 51 के क के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अगला है कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुर्सेला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा कुर्सेला। देखिए कोसी नदी का उद्गम नेपाल स्थित गोसाईखान चोटी के पास से हुई है। प्रमुख सहायक नदी की बात करते हैं तो अरुण कोसी, सुन कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी और भीट कोसी, तंबा कोसी आदि है। कोसी नदी को नेपाल में सप्त कोसिक के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी की लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। तिब्बत, नेपाल और बिहार में लुप्त क्षेत्र लगभग दिखाए तो 74,500 वर्ग किलोमीटर है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी के प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज जिलों का जो है अधिकांश क्षेत्र आते हैं। कोसी परियोजना की स्थापना जो है 1953 में किया गया है, जो 1965 में बनकर तैयार हुई। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। रेशम उद्योग के लिए बिहार का भागलपुर जिला प्रसिद्ध है।
जिस कारण भागलपुर को बिहार का सिल्ट सिटी का है ना, सिल्ट सिटी का उपनाम भी दिया गया है। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा जिला जूट उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। बिहार का सुपौल जिला पहला कचरा मुक्त शहर जो है घोषित किया गया है। निम्न संतों में कालक्रम को सजाइए संतों के, तो देखिए इसका आंसर आपका यहाँ पर ये सही होगा। अब यहाँ पर देखिए नाम बताते हैं, जैसे आप देखेंगे तो रामानुजाचार्य हो जाएंगे, फिर नामदेव, चैतन्य और तुलसीदास। इनका क्रम देख लेते हैं। जैसे रामानुजाचार्य जो है आपका 1017 से लेकर के 1137 होगा। नामदेव की बात करते हैं तो 1270 से लेकर के 1270 से लेकर के 1350। चैतन्य की बात करते हैं तो 1486 से लेकर के 1533 होगा। तुलसीदास की बात करते हैं तो 1532 से लेकर के 1623 हो जाएगा। देखिए रामानुजाचार्य की बात करते हैं, इनका जन्म जो है 1017 से 1017 ईस्वी श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया तथा ज्ञान का स्थान पर भक्ति को महत्व दिया। इन्होंने लिखा ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नाम से जो है टीका लिखा है। इन्हें जो है दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है, दक्षिण में विष्णु का अवतार मानते हैं। नामदेव 1270 से लेकर के 1350। महाराष्ट्रियन संत नामदेव का जीवन काल जो है आपका 1270 ईस्वी से 1350 ईस्वी है। और नामदेव दर्जी थे जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन बिताते थे। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। इनके कुछ गीत जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। चैतन्य की बात करते हैं 1486 से लेकर के 1533। नवद्वीप नदिया जिला पश्चिम बंगाल में जन्मे चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम जो है विश्वभर था। चैतन्य ने संगीत गोष्ठी या फिर ईश्वर नाम के कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने बंगाल में गौड़िया वैष्णव धर्म की स्थापना की। ये सगुण उपासक तथा कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। इनके अनुयायी इन्हें जो है कृष्ण का अवतार और गौराम महाप्रभु कहते हैं। इनका दर्शन की बात करते हैं तो अचिंत भेदोभेदवाद कहलाता है। और कृष्णदास कविराज ने बांग्ला में चैतन्य चरितमृत की रचना किया है। तुलसीदास 1532 से लेकर के 1623। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांका जिले में राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। इन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया है। तुलसीदास द्वारा जो है कुछ रचित कृतियां जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला, लहछू और बरवे रामायण हो जाएगा। आगे हमारा कि स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, एक सेकेंड। तो देखिए ये आपका लॉन्च किया गया है आपका नौसेना के द्वारा, ये सही होगा। इस रोड मैप का उद्देश्य सहयोग, समन्वय और साझेदारी में नए प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। यह भारतीय नौसेना का अपडेटेड स्वदेशीकरण जो है रोड मैप है। कुछ यहाँ पर दिया गया है, जैसे डिजिटल 4.0 की बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग, एंटी दस्त अभियान दिल्ली सरकार, ओपीएस क्लीन अभियान की बात करते हैं तो पंजाब पुलिस, अरुणोदय 2.0 की बात करते हैं तो असम सरकार होगा, माहिर मिशन की बात करते हैं तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय होगा, युवा 2.0 की बात करते हैं तो आपका शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया है, तो ये हुआ है हीरो मोटोकार के द्वारा, ये जो है सही आंसर होगा। और जैसे निर्माणाधीन दिल्ली की बात करते हैं तो गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के प्रथम चरण साहिबाबाद दुहाई डिपोट का उद्घाटन किया। इससे रोड रैपिडेक्स और बाद में नमो भारत का जो है नाम दिया गया, नमो भारत का नाम दिया गया। उत्तरी सिक्किम में लेहोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में भयंकर बाढ़ आने से सेना 23 जवानों सहित लगभग 120 लोगों की मृत्यु हो गई। चौथे एशियन पैरा गेम का आयोजन चीन के ह्वांगझू में संपन्न हुआ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्रिकेट के साथ साथ लैक्रोसे, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश को भी लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल 2028 में शामिल किया है। अगला है कि अलीनगर की संधि किसके बीच जो है हुआ था, तो ये हुआ था ब्रिटिश और सिराजदौला के बीच में, ऑप्शन नंबर बी होगा। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता की किलाबंदी करने,
सिक्के ढालने का अधिकार तथा नवाब सिराजदौला द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया तथा दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का जो है वादा भी किया। परीक्षा उपयोगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जैसे 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोटरी की त्रासदी नामक घटना घटी। इस घटना के संबंध में जेड हॉलवेल ने जानकारी दिया था। हॉलवेल के अनुसार सिराजदौला ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह उसमें केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। पलासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजदौला की सेना के बीच हुआ था। इसमें सिराजदौला की जो है हार हुई। सिराजदौला की पलासी का युद्ध जो है बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। प्लेइंग इट माई वेज किसकी रचना है? तो ये है आपका सचिन तेंदुलकर का है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली का है। क्रिकेट माई स्टाइल जो है कपिल देव का है। गोल्डन गर्ल जो है आपका पीटी उषा का है। सन्नी डेज की बात करते हैं सुनील गावस्कर का है। वन डे वंडर्स की बात करते हैं सुनील गावस्कर। 281 एंड बियॉन्ड जो है आपका VVS लक्ष्मण। पावर स्विफ्ट की बात करते हैं तो एल्विन टोफलर होगा। हेलेन केलर की बात करते हैं केलर, तो ये आपका स्टोरी ऑफ माई लाइफ होगा। और एवॉर्ड ऑफ है ना, एवॉर्ड ऑफ लव नरेंद्र मोदी। और एमनेस्टी जो है आपका अरविंद ऑडिग होगा। और मिथोलॉजी की बात करते हैं तो रोनाल्ड बर्थ हो जाएगा। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? देखिए मुगल मेवाड़ संधि की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका 1615 ईस्वी में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुआ था। 1605 से 1615 ईस्वी के मध्य मुगलों द्वारा मेवाड़ पर निरंतर सैनिक अभियान कराए गए। अंततः 1615 में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि जो है दिया गया। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन नंबर बी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने बैरकपुर यानी बंगाल में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूमस को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था, है ना। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की जो है शुरुआत की। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मेस्टेन थे। 1857 के विद्रोह के बाद पील कमीशन है ना, पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया एवं सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई। बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1 और 2 रखा गया, जबकि मुंबई मद्रास में 2 और 5 का रखा गया। भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद जो है सूबेदार का था। सूबेदार। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत जो है निलंबित किया जाता है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 358 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 358। देखिए अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा की गई है तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है। इसके लिए कोई आदेश निकालने या विधेयक पारित करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपातकाल के समाप्त हो जाने से उपरांत है ना, आपातकाल के समाप्त हो जाने के उपरांत अनुच्छेद 19 स्वतः जो है पुनर्जीवित हो जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 358 में संशोधन कर यह जोड़ा गया है कि यदि आपात की उद्घोषणा देश के किसी भाग में की गई है तो देश के अन्य भागों के लिए बनाए गए कानून के अनुच्छेद 19 के संरक्षण से मुक्त रखा जाएगा। 1975 में घोषित आपातकाल के दुरुपयोग के कारण जो है 44वें संविधान संशोधन 1976 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अनुच्छेद 358 में
संशोधन कर दो शर्त जो है यहाँ पर दिया गया है जो निम्नवत है। अनुच्छेद 19 निलंबन युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपात में ही होगा, सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है घोषित आपात में नहीं। अनुच्छेद 358 केवल उन्हीं कानूनों को सुरक्षा प्रदान करेगा जिनका सीधा संबंध आपातकाल से है और उनमें इस आशय की स्पष्ट घोषणा की गई है। ऐसे कानून के तहत दिए गए आदेशों को भी यह सुरक्षा जो है प्राप्त होगा या प्राप्त होगी। भारत में वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 359 के तहत बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूलाधिकार निलंबित हो जाता है। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360 है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो है की जा चुकी है। अगला है बोला कि बेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए बेलाडीला खान की बात करते हैं तो आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र जैसे उड़ीसा की बात करते हैं तो गुरु महिसानी है, सुलेपन है, सुलेपत, बादाम पहाड़, किरबुरु और यहाँ पर देखिए बांसपानी, सुकिंदा भी है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो दल्ली, राजहरा और बेलाडीला है, दंतेवाड़ा है, बस्तर है और अरिंडोगरी है। झारखंड की बात करते हैं तो नोआमुंडी, गोवा, पलामू, सिंदूरपुर। कर्नाटक की बात करते हैं तो बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा, उसके बाबा बुदन और तुमकुर, सुंदूर है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो रत्नागिरी, चंद्रपुर है और तमिलनाडु जो है आपका हो जाएगा नीलगिरी, सेलम। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो वारंगल, कुर्नूल, जग्यापेटा, रमल्ला कोटा है और बेलदुथी है ना, बेलदुर्थी है, अनंतपुर और नेल्लोर। गुजरात की बात करते हैं तो भावनगर, जूनागढ़, खंडेश्वर और बड़ोदरा है। प्रोजेक्ट 75I किससे जो है आपका संबंधित है। तो दोस्तों ये किससे संबंध रखता है तो प्रोजेक्ट 75I जो है आपका भारतीय नौसेना की P-75 श्रेणी की पनडुब्बियों का अनुवर्ती है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्वदेशी तौर पर परिकल्पना की गई है जो अत्याधुनिक वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली से लैस है। इसकी अनुमानित लागत की बात करते हैं 43,000 करोड़ रुपया है। इसके तहत 6 पनडुब्बियां जैसे INS कलवरी है, INS वागसीर है और INS वेला है, INS खंडेरी है, INS करंज है, INS वागीर भी है। आगे हमारा कि ब्रॉन्ज मेडल मिश्रण होता है, ब्रॉन्ज मेडल तो इसका हो जाएगा Cu+N है। देखिए Cu+Si यानी तांबा और सिलिकॉन, इसका उपयोग कर मास्टर मिश्रण धातुओं को तैयार किया जाता है जिसमें अनाज भंडार एवं रिफाइनरी संशोधन से संबंधित सामग्रियां जो है सुरक्षित रखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु दिया गया है जो कि आप इसको आराम से चाहें तो वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं। जैसे इसको देख ही लेते हैं। जैसे ब्रास की बात करते हैं तो Cu का 60%, 60 से 80 और Cu यहाँ पर देखेंगे तो 40 से 20% होगा। और ब्रांच की बात करते हैं Cu 75 से 90 और Sn जो है आपका 25 से 10 होगा। और डेल्टा मेडल की बात करते हैं Cu 60 और Zn जो है आपका 38.2 होगा। जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो Cu जो है आपका 30 से 50 और Zn जो है 35 से 25 और यहाँ पर देखेंगे तो आपका Ni जो है 35 से 25 हो जाएगा। और मोनेल मेटल Cu 30, Ni जो है आपका 67। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज की बात करते हैं Cu 90, Al की बात करते हैं 10 से। फास्फोर ब्रॉन्ज की बात करते हैं Cu 94, Sn 5 और P जो है 1% हो जाएगा। आगे पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है दोस्तों, ये आपका जो है पर्वतीय चोटी है, ऑप्शन नंबर सी। कुद्रेमुख कर्नाटक के पठार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई जो है आपका 1892 मीटर है। पश्चिमी घाट यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटी की बात करते हैं तो कलसू है ना, कलसूबाई 1646 मीटर, महाबलेश्वर जो है 1438 और मुलनगिरी जो है 1925, कुद्रेमुख जो है 1892 मीटर है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं जिसका सर्वोच्च शिखर डोडाबेटा 2637 मीटर है।
दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामालाई की पहाड़ियां हैं। इसकी अन्नामालाई चोटी जो है 2695 मीटर है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामालाई की एक शाखा उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ियां तथा दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वी घाट, यह महानदी की घाटी से नीलगिरी तक 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाने वाली पहाड़ियों का क्रम जैसे नलामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जवादी, सेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई है। पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी की बात करते हैं तो आपका जिंदगढ़ा 1690 मीटर, महेंद्रगिरी जो है 1501 मीटर हो जाएगा। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो आपका किबुल लामजाओ हो जाएगा। यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान का 2/3 भाग जो कि फुमटी यानी मिट्टी तथा बायोमास से निर्मित तैरता हुआ दलदल है, इसके द्वारा जो है निर्मित है। यह उद्यान संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो दाचीग्राम एकमात्र क्षेत्र जहां कश्मीरी स्टैग यानी हंगुल पाए जाते हैं। लद्दाख की बात करते हैं तो हेमी सहाई भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड की बात करते हैं जिम कॉर्बेट 1936 में बना भारत का पहला यानी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान की बात करते हैं तो केवलादेव साइबेरियन क्रेन नाम प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल, मरुगेट इंडियन बस्टर्ड का प्रतीक आवास है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो कांगेर घाटी राणा चार्ल्स डार्विन नामक नई मेढक प्रजाति पाया जाता है। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो बांधवगढ़ सफेद शेर, मेघालय जो है आपका वलक्रम रेड पांडा, गुजरात जो है गिर एशियाई शेर, असम जो है हो जाएगा काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा। अगला है निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनिमय नहीं करता है? आंसर होगा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। देखिए इसकी शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था। वर्ष 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण जो है स्वामित्व है। आरबीआई बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। उद्देश्य प्रणाली में लोगों को विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों का रक्षा करना और आम जनताओं को किफायती बैंकिंग सेवाएं जो है उपलब्ध कराना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पर देखिए राजस्थान की बात करते हैं, जैसे बड़े राज्य की बात करते हैं तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश जो है आपका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र जो है आपका 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश आपको हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, गुजरात आपको हो जाएगा 1,96,024 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आगे आपका क्षेत्रफल के अनुसार छोटे राज्य, जैसे गोवा की बात करते हैं तो 3702 वर्ग किलोमीटर, सिक्किम हो जाएगा 7,096 वर्ग किलोमीटर, त्रिपुरा हो जाएगा 10,491 वर्ग किलोमीटर, नागालैंड आपको हो जाएगा 16,579 वर्ग किलोमीटर, मिजोरम की बात करते हैं तो 21,081 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का क्रम, जैसे लद्दाख आपका हो जाएगा 1,66,698, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं 55,538 वर्ग किलोमीटर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो 82,49 वर्ग किलोमीटर, दिल्ली हो जाएगा 1484 वर्ग किलोमीटर, दादर नगर हवेली और दमन दीव की बात करते हैं 603 वर्ग किलोमीटर, पुडुचेरी हो जाएगा 479, चंडीगढ़ आपका हो जाएगा 114 वर्ग किलोमीटर और लक्षद्वीप की बात करते हैं तो 32 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बिहार क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 12वां, इसका क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुछ इसमें आपका इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आई ईट ए बनाना एवरी डे, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसमें से आपका दिया गया है ए बनाना इज ईटेन बाय मी एवरी डे। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। आते हैं 48 नंबर पे, निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है, तो ये आपको हो जाएगा सी एस का है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा।
एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। तो ये हो जाएगा 4 का, ये सही होगा। एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, क्योंकि निकाय को गति की दिशा लगातार बदलती रहती है एवं वृत्तीय गति के दौरान निकाय का कोणीय वेग स्थिर रहता है। तो इसे जो है एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वृत्तीय गति में चूंकि गति की दिशा लगातार बदलती है, इसलिए त्वरण भी एक समान वृत्तीय गति के दौरान बदलता है। निम्नलिखित निवारक निरोधक अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, फिर आपका विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों के रोकथाम अधिनियम, फिर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, फिर आपका हो जाएगा आखिरी में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। अब इसको समझते हैं। देखिए, निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा जो है बनाया गया है, जैसे निम्न है। जैसे निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो 1959 में समाप्त कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जो है 1917 में, जिसे 1975 में निरसित कर दिया गया। विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम 1974 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है आपका नासा 1980, और लिखा गया चोर बाजारी निवारक और आवश्यक वस्तु प्रदान अधिनियम 1980। आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप अधिनियम जो है 1985 एवं 1995 में समाप्त हो गया। स्वापक औषधि और मनोरूप प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारक अधिनियम 1988। आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002, इसे 2004 में निरस्त कर दिया गया। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 जो कि 2004, 8, 12 और 2019 में संशोधित जो है हुआ है। निवारक निरोध कानून या निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण का संबंध जो है अनुच्छेद 22 से है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की राय के 3 से 2 माह तक जो है, यानी 3 से 2 माह कर दिया गया है। 3 से 2 माह कर दिया गया है। निम्न में से कौन जो है अविस्मरणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या है इसका आंसर। देखिए, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अविस्मरणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि जो है प्रभाजी आसवन है। प्रभाजी आसवन, देखिए प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रव्यों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम का अंतर होता है। दूसरे शब्दों में द्रव्यों के क्वथनांक एक दूसरे के समीप होते हैं। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इस विधि द्वारा जो है पृथक किए जाते हैं। जलीय वायु से विभिन्न गैसों भी इसी विधि का द्वारा, यानी गैसों भी इसी विधि द्वारा जो है पृथक किए जाते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के क्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए जो है आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो आंसर हो जाएगा जूट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गंगा के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे गंगा का उत्तरी मैदान, देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि उत्तराखंड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तार। मध्य गंगा के मैदान की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार में विस्तार। गंगा का निचला मैदान की बात करते हैं तो पूर्वी बिहार, पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश में विस्तार। जूट के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी जो है 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान और 70 से 80 सापेक्ष आर्द्रता की आवश्यकता है। इसलिए गंगा का निचला मैदान इसकी खेती के लिए आदर्श परिस्थिति जो है प्रदान करता है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में जूट उत्पादन में द्वितीय स्थान बिहार का है। बिहार के पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक समकों के स्रोत हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसमें से देखिए लिखा गया सरकारी रिपोर्ट होगा, समाचार पत्र होगा, पुस्तकें और वेबसाइट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सरकारी प्रकाशन है ना, प्रत्येक सरकार को अपने देश के आर्थिक विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा करनी होती है।
उदाहरण जैसे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, निर्धनता का स्तर, बेरोजगारी, उसके बाद जीडीपी, कृषि उत्पाद, खनन, जनसंख्या आदि होता है। आयोग एवं समितियों के प्रकाशन। देखिए सरकार समय समय पर विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन करती रहती है जो विभिन्न रिपोर्ट प्रकाशित करती है। उदाहरण की बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए योजना आयोग, नीति आयोग, वेतन आयोग आदि। अर्ध सरकारी प्रकाशन, देखिए नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत आदि अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जन्म, मृत्यु, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित समंकों का संकलन कराती है और उन्हें प्रकाशित करती है। शोधकर्ताओं व अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन, समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन। आगे हम देखेंगे, देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश जैसे यूएनओ, आईएमएफ, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ आदि है। गैर सरकारी अथवा व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन जैसे मनोरमा, ईयरबुक, जागरण वार्षिकी, प्रतियोगिता दर्पण आदि। यानी अप्रकाशित स्रोत, सरकार, संस्थाएं, संगठन अथवा व्यक्तियों द्वारा कुछ सामग्री संग्रहित की जाती है परंतु ये इनका प्रकाशन नहीं करा पाते हैं। किसी अनुसंधानकर्ता को यदि इस प्रकार की सामग्री या समंक उपलब्ध हो जाए तो वह इस सामग्री का उपयोग द्वितीयक सामग्री के रूप में कर लेता है। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो ये आपको हो जाएगा राजगीर, ऑप्शन नंबर सी। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी राजगिरी या फिर गिरिव्रत थी। हर्यक वंश का उदय ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र यानी पटना स्थानांतरित किया था। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो है कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो यह आपको हो जाएगा कालाजार हो जाएगा, यानी कालाजार, ऑप्शन नंबर सी होगा। कालाजार यह लिस्मेनिया डोनवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। यह परजीवी का वाहक बालू मक्खी है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। क्या आता है? तेज बुखार होता है। हैजा की बात करते हैं तो यह विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा जो है फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल जो है निकल जाता है जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। और टाइफाइड यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। यह रोग प्रदूषित जल रोगी के मल मूत्र एवं थूक के द्वारा जो है फैलता है। इस रोग को फैलाने में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है। इन्फ्लुएंजा यह एक जो है संक्रमण रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु के कारण होती है या होता है। इसे फ्लू भी कहते हैं। इस रोग का आक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी तथा तेज ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। अगला है मोटोजीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित जो है की गई थी? तो यह आपको हो जाएगा ग्रेटर नोएडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके विजेता जो है आपके इटालियन राइडर मार्को बेचेची हैं। यह एक मोटरसाइकिल दौड़ है जिसे ग्रेटर नोएडा के पास दमकौर में बुध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित जो है किया गया है। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती हैं तो हो जाएगा केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। देखिए ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। यांत्रिक होने के कारण इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूंकि ये अनुदैर्घ्य तरंग हैं अतः ये सभी माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस में भी संचरण कर सकती हैं। किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल आपका 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। ताप समान रहने पर गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गैसों में ध्वनि तरंगों का वेग न्यूनतम होता है। हवा में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। भिन्न भिन्न गैसों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। हल्की गैस में ध्वनि की चाल ज़्यादा तथा भारी में कम होता है। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लेने जा रहा है? तो ये आपका माया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा माया।
देखिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम 2021 में डीआरडीओ द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 15 अगस्त 2023 के बाद लागू किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटरों के लिए सुरक्षा की भ्रामक परतें बना सकता है, उन्हें साइबर हमलों से छिपा सकता है। यह विदेशी देशों द्वारा ऑनलाइन खतरों के खिलाफ बाधा के रूप में कार्य करने के लिए चक्रव्यूह नामक एक अंतिम बिंदु पहचान और सुरक्षा प्रणाली द्वारा संचालित है। 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? तो ये आपको हो जाएगा दमन एवं दीव। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका देखेंगे तो आपका पुडुचेरी 1037 होगा। लिंगानुपात में द्वितीय स्थान लक्षद्वीप 947 केंद्र शासित प्रदेश है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव 618। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य से केरल आपका 1084, तमिलनाडु आपका 996, आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992, छत्तीसगढ़ आपका 991। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य से हरियाणा जो है आपका 879 है, जम्मू कश्मीर आपका 889 है, सिक्किम जो है आपका 890 है, पंजाब की बात करते हैं तो 895, उत्तर प्रदेश जो है आपका 912 है। अगला ये आपका है कि त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 पाई आर ए बी हो जाएगा। ए जो है सही आंसर होगा। बहुत ठंडे मौसम में ऐसे निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम तापमान पर SNO के निर्माण के कारण। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नॉर्वे शतरंज बिलियर्ड्स टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो ऑप्शन नंबर डी गुकेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए इससे पहले कार्तिकेयन मुरली, पेंटाला हरे कृष्णा तथा विश्वनाथ आनंद ने मैग्नस कार्लसन को हराया है। विश्वनाथ आनंद ग्रैंडमास्टर बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं तथा आर प्रज्ञानंद सबसे कम उम्र के शतरंज यानी सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 63। अगला है पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। तो आपका धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा धनात्मक। देखिए पूर्ति का नियम देखेंगे तो पूर्ति का नियम मांग के नियम के ठीक विपरीत है। पूर्ति एवं कीमत का संबंध धनात्मक होता है जबकि मांग एवं कीमत का संबंध ऋणात्मक होता है। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब उस वस्तु की पूर्ति में वृद्धि की जाती है और जब कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की पूर्ति को भी घटा दिया जाता है। इस प्रकार कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध है। परिभाषा की बात करते हैं तो वाटसन पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की पूर्ति इसकी कीमत के बढ़ने से बढ़ जाती है और कीमत घटने से घट जाती है। पूर्ति के नियम की मान्यताएं देखिए संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं है, उत्पत्ति के साधनों की कीमत स्थिर रहे, उत्पादन की तकनीक में कोई सुधार न हो, क्रेता और विक्रेता की आय अपरिवर्तित हो, उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है तथा इस उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पूर्ति के नियम के अपवाद की बात करते हैं। देखिए भविष्य में कीमतों के गिरने का भय, मौसम का प्रभाव, नीलामी वस्तुओं के लिए लागू न होना, दुर्लभ वस्तुओं के लिए पूर्ति वक्र सामान्य नहीं है, पिछड़े देशों के श्रम पूर्ति में लागू न होना। अगला क्वेश्चन है बोला किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश कहते हैं। तो इसको दोस्तों जो है फसल चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फसल चक्र मृदा प्रबंधन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसके अंतर्गत फसलों का क्रमवार आवर्तन इस प्रकार किया जाता है जिससे एक फसल के कारण मृदा में होने वाले पोषक तत्वों की कमी तथा इसके फलस्वरूप उर्वरता की संभाव्य कमी की क्षतिपूर्ति की जा सके, जिससे मिट्टी की उर्वरता को कम किए बिना न्यूनतम निवेश के साथ अधिक से अधिक प्रतिफल प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं की फसल की कटाई के लिए गेहूं के खेत में फलीदार फसलों का उगना, जिससे गेहूं उगाने के कारण यह मृदा में होने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग के द्वारा पूरा किया जा सकता है। रबी की फसल काटने के बाद खरीफ फसल के रूप में चारा उगाना
इसे थोड़ा बड़ा होने के बाद बिना काटे मिट्टी में मिला देना ताकि भूमि की उर्वरता बढ़ सके या फिर बढ़ जाए। रुपया है ना, रुपया मुद्रा है किसका, रुपया किसका मुद्रा है, तो ये आपका है इंडोनेशिया का है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अब यहाँ पर हम कुछ रुपया और राजधानी देखेंगे। जैसे भारत का राजधानी आपका नई दिल्ली रुपया, बांग्लादेश का आपको हो जाएगा ढाका टका, भूटान का हो जाएगा थिम्पू नगुल्ट्रम, बहरीन का हो जाएगा मनामा दिनार, मंगोलिया का हो जाएगा उलान बाटोर तुगरिक होगा, मलेशिया का हो जाएगा कुआलालंपुर रिंगिट होगा, मालदीव की बात करते हैं तो माले होगा, रुपया होगा, लाओस का हो जाएगा वियंतियान और न्यूकी पुलाव हो जाएगा, और वियतनाम की बात करते हैं तो हनोई डाग होगा, थाईलैंड का हो जाएगा बैंकॉक और बहत होगा। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है तो ये होता है आपका कार्यशील पूंजी में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कार्यशील पूंजी में। देखिए औजार है ना, भौतिकी पूंजी की बात करते हैं तो औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार किसान का दल से लेकर परिष्कृत मशीन जैसे जनरेटर टारबाइन कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार मशीनें और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें अस्थायी पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी पूंजी कहते हैं। अगला है कि उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान करने वाला जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? देखिए मुख्य कार्य देखेंगे तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देखिए जमा स्वीकार करना बैंकों यानी बैंक लोगों की वस्तुओं को जमा करता है। बैंकों के साथ हम 3 प्रकार के खाते खोल सकते हैं, जैसे बचत खाता, चालू खाता और सावधि खाता। ऋण देना, देखिए बैंक का दूसरा कार्य या फिर दूसरा मुख्य कार्य ग्राहकों को ऋण देना होता है। बैंक दूसरे लोगों से जमा स्वीकार करता है, उसका एक निश्चित भाग सुरक्षा कोष में रखकर शेष राशि व्यापारियों व उद्यमियों को उत्पादक कार्यों के लिए उधार दे देता है और उस पर ब्याज कमाता है। अगला है फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया है? तो आंसर होगा मिराबियो और आबेसिये। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए इन्होंने 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन किया। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप जो है बनाया है। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। 21 सितंबर 1792 को नेशनल असेंबली ने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया। अगला कि बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये आपको हो जाएगा तुरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टू ऋण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, है ना। यहाँ देखिए ही सेड टू मी माय कजिन हैज ड्रॉ दिस पिक्चर, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जो है संबंधित? भूपेन हजारिका तो यह है कला से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए वर्ष 2019 में यह पुरस्कार 3 व्यक्ति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया है। यह कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत जो है 1954 में हुआ था। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र जो है अंकित रहता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न जो है दिया जा सकता है। भारत रत्न से पृथक है ना, माफ कीजिएगा, भारत रत्न से पुरस्कृत प्रथम जो व्यक्ति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर देखिए सन दिया गया है और कब कब किसको मिला है इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे 1954 की बात करते हैं तो एक सेकेंड, 1954 में जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन,
1955 की बात करते हैं डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जवाहरलाल नेहरू। 1957 की बात करते हैं तो पंडित गोविंद पल्लव पंत। 1958 जो है आपका धुंधो केशव कर्वे। 1961 जो है आपका विधान चंद्र राय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। 1962 की बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद। 1963 की बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे होगा। 1966 की बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। और 1971 में जो है इंदिरा गांधी। 1975 की बात करते हैं तो वराह वेंकट गिरी। 1976 में जो है कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत। मदर टेरेसा को जो है 1980 में दिया गया है। आचार्य विनोबा भावे को जो है मरणोपरांत 1983 में दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है 1987 में दिया गया है। मखदूम गोपालन राम चंद्रन जो है मरणोपरांत इनको दिया गया है 1988 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मरणोपरांत नेल्सन मंडेला को जो है 1990 में दिया गया है। और भी कुछ दिया गया है, जैसे राजीव गांधी मरणोपरांत, सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत और मोरारजी देसाई को 1991 में दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, गुलजारी लाल नंदा मरणोपरांत, JRD टाटा सत्यजीत रे को जो है 1992 में। APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा मरणोपरांत, अरुणा आसफ अली मरणोपरांत 1997 में दिया गया है। और MS सुब्बालक्ष्मी, C सुब्रमण्यम, जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत 1998 में। पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमृत सेन एवं गोपीनाथ बारदोलोई मरणोपरांत 1999 में दिया गया है। लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में दिया गया है। भीमसेन जोशी की बात करते हैं 2008 में दिया गया है। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में एवं चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव को जो है 2014 में। अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय को 2015 में। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एवं भूपेन हजारिका 2019 में। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, राजनेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री 2024 में दिया गया है। पूरा मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। निम्नलिखित में से अनपचयी शर्करा है, तो ये आपका सुक्रोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अनपचायक है ना, अनऔपचायक शर्करा ऐसी शर्करा G2 जो कि फेहलिंग एवं टॉलेन अभिकर्मक विलयन को अपचयिक नहीं करते हैं। हाइड्रोक्सिल एमिन के साथ ऑक्सीन नहीं बनाता है एवं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन जो है प्रदर्शित नहीं करता है। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 167 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुच्छेद 167। मुख्यमंत्री मंत्रालयों का प्रधान होता है, वह सभी मंत्रालयों पर निगरानी एवं सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राज्य के प्रशासन संबंधित सूचना राज्यपाल को प्रदान करे। राज्य के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंध है ना संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करना एवं इससे संबंधित जो जानकारी राज्यपाल मांगे उसे देना। मुख्यमंत्री का यह भी दायित्व है कि अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने निश्चित कर दिया है परंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्ष किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। अनुच्छेद 162 का संबंध राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से है। यह विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन का प्रावधान करता है। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, तो हो जाएगा लसिका द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए वसा के पाचन के परिणाम स्वरूप वसा में घुलनशील विटामिन जो कि मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल और मोनोग्लिसराइड्स को संचार प्रणाली में प्रवेश की आवश्यकता होती है जो लसिका द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके पश्चात इसका उपयोग शरीर के चारों ओर कोशिकाओं द्वारा जो है किया जाता है। एक बार वसा आंतों की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं तो रक्त प्रवाह सीधे लघु और मध्य श्रृंखला
फैटी एसिड और ग्लिसरॉइड, है ना, ग्लिसरॉल को अवशोषित कर रक्त प्रवाह में स्थानांतरित करने में मदद करता है। वसा का पाचन एवं अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया एवं यह अधिकांशतः पेट और छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला है कि फिटकरी गलने पर, है ना, गलने पर पानी किस प्रक्रिया का जो है, पानी को किस प्रक्रिया द्वारा जो है स्वच्छ करती है। यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, गलने लिखा है, तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका स्कंदन हो जाएगा, सी होगा। जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है, इसे जो है स्कंदन कहते हैं। स्कंदन का उपयोग अशुद्धियों के आकार को यानी बड़ा करने के लिए किया जाता है ताकि वे अवसादन टैंक में नीचे बैठ जाए। फिटकरी या एल्यूमिनियम सल्फेट या उपयोग आमतौर पर जल उपचार में स्कंदन के रूप में किया जाता है। फिटकरी पानी में मौजूद रोगजनकों को मारने में प्रभावी होता है। इस प्रक्रिया को कीटाणु शोधन के रूप में जाना जाता है। जब फिटकरी को पानी में मिलाया जाता है तो यह पानी में मौजूद क्षारीयता के साथ प्रतिक्रिया करती है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के चिपचिपा पतला गाद बनता है। कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है। इस विधि द्वारा जो है कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। आगे हमारा प्रश्न है, देखिए बोले कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है, तो आपको हो जाएगा SO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वास्को डी गामा भारत में कब आया था, तो आपको हो जाएगा 1498, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट यानी केरल पहुंचा। वहां पर जमोरिन ने उसका जो है स्वागत किया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। पेट्रो अल्ब्रेज केब्रॉल दूसरा जो है पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 को भारत आया था, 1500 ईस्वी में भारत आया था। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505-1509 तक प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया। उसने भारत में शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा गवर्नर यानी जो दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली ने कार्टज आर्मेडा काफिला पद्धति द्वारा जो है जहाजों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया। गंगा के मैदान में नवीन जल निक्षेपों को डैश कहते हैं, इसको जो है हम खादर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा खादर। देखिए धरातलीय स्वरूप के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। जिससे भाबर की बात करते हैं तो यह शिवालिक की तलहटी में सिंधु से लेकर तीस्ता तक अवांछनीय रूप में मिलता है। इसकी चौड़ाई जो है आपका 8 से 16 किलोमीटर है। कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण जो है इसमें इतनी अधिक पारगम्यता सांद्रता है कि नदियाँ यहाँ विलीन हो जाती है। यह क्षेत्र कृषि के लिए जो है उपयुक्त नहीं है। तराई की बात करते हैं तो यह भाबर के दक्षिण भागों में स्थित 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी है। अधिक सांद्रता एवं वर्षा के कारण जो है यह प्रायः दलदली क्षेत्र है। भाबर प्रदेश की लुप्त नदियां यहाँ पुनः सतह पर आ जाती हैं। बांगर की बात करेंगे तो यह पुराने जलोढ़ों से निर्मित होती है। यहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। जहाँ इस प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण जो है असमतल व ऊंची भूमि पाई जाती है उसे भूड कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूड। खादर की बात करेंगे तो देखिए यह नवीन जलोढ़ों से निर्मित मृदा है। यह बाढ़ प्रायः प्रत्येक वर्ष नई उर्वरक मिट्टी लाई जाती है। अतः इस प्रदेश को कछारी प्रदेश या फिर बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। अगला हमारा है निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 22 अप्रैल। 1 मई को जो है विश्व मजदूर दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस, 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस या फिर शहीद दिवस, 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस, 18 मार्च को जो है आयुध निर्माण दिवस, 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस,
23 अप्रैल को जो है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 28 अप्रैल को जो है विश्व प्रकृति दिवस, 19 अप्रैल को जो है गोवा मुक्त यानी गोवा मुक्ति दिवस, 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। वर्ष 1970 से पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत जो है की गई है। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा हरिसेन। क्या होगा दोस्तों? हरिसेन जो है सही आंसर होगा। देखिए प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में शांति एवं युद्ध का मंत्री यानी शांति विग्रह था। बाणभट्ट हर्षवर्धन के बाद हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम आदि की रचना किया है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना किया है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर। देखिए निम्न में से जीवाणु जनित रोगों को पहचानिए व सही विकल्प को चुन करके बताइए। तो आंसर आपका बी होगा, जिसमें आपका कुष्ठ रोग टिटनेस होगा। और यहाँ पर देखिए पूछा है सही विकल्प है ना, तो ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर देखिए हैजा जो है मस्तिष्क वर्ण शोधन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका डिस्कशन आपको कुछ इस तरीके से दिया गया, इतना लंबा चौड़ा में है। तो जो मेन जो जरूरी आपके लिए है, जिससे आप देखेंगे तो रोग, कारण और संक्रमण, ये आपके लिए जरूरी है। लक्षण आगे जरूरी नहीं है, बचाव ये सब नहीं, बस आपको रोग, कारण और संक्रमण देखना जरूरी है। इसको हम देख लेते हैं। देखिए कुष्ठ रोग की बात करते हैं तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री या फिर लेप्रोमेटोसिस जीवाणु लंबे समय तक कुष्ठ रोगी के संपर्क में। टिटनेस की बात करते हैं तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु जो है आपका शरीर के किसी भाग में चोट लगने पर जब घाव बन जाता है, तब से जीवाणु धूल, गोबर आदि से घाव के रास्ते जो है शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। हैजा की बात करते हैं तो विब्रियो कोलेरी जीवाणु खाने की वस्तुओं दूषित जल द्वारा। पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो विषाणु जो है आपका जल एवं भोजन द्वारा। रेबीज की बात करते हैं तो रेबीज विषाणु ऐसे जानवर के काटने से होता है और जिससे रेबीज विषाणु विद्यमान होते हैं, जैसे पागल कुत्ता हो गया या फिर बिल्ली हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर। देखिए बोले कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? देखिए बिहार राज्य का क्षेत्रफल आप देखेंगे तो आपका 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अवस्थिति की बात करते हैं तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में मध्य और निम्न गंगा बेसिनों में बिहार अवस्थित है। राज्य का देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। राज्य का देशांतरी विस्तार की बात करते हैं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। बिहार का आकार जो है लगभग आयताकार है। क्या है? आयताकार है बिहार का। आगे हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है सभी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में 13वां है। उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करते हैं 345 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम चौड़ाई जो है आपका 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से दूरी लगभग की बात करते हैं तो 173 फीट 53 मीटर होगा। ठीक, समुद्र तल से दूरी लगभग की बात करते हैं 200 किलोमीटर है। सीमाएं की बात करते हैं उत्तर में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में देखा है तो उत्तर प्रदेश स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है आपका पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला देखेंगे तो आपका शिवहर है। सबसे उत्तरी जिला की बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला की बात करते हैं तो आपका गया है। सबसे पश्चिमी जिला जो है आपका कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला जो है आपका किशनगढ़ है। क्या कौन सा है? किशनगढ़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? तो हो जाएगा भुगतान संतुलन का संकट। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1991 के सुधार भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण जिसने अर्थव्यवस्था की प्रकृति को मौलिक तरीकों में जो है बदल दिया। एक सेकेंड। बोला कि भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या ने वर्ष 1991 में आर्थिक संकट को जन्म दिया। इससे निपटने के लिए भारत के आर्थिक प्रतिष्ठान ने भारत की व्यापक आर्थिक
बैलेंस शीट को सुधारने के लिए एवं विकास गति को बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी सुधार एजेंडा शुरू किया। 1990 के बाद की भारत की आर्थिक रणनीति, देखिए इसके तहत आर्थिक व्यवस्था पर हावी होने वाले एवं विकास की गति को बाधित करने वाले गैर जरूरी, नियंत्रणकारी और परमिट, है ना, परमिट के विकास तंत्र को जो है समाप्त कर दिया। इसके तहत राज्य की भूमिका को आर्थिक लेन देन के सूत्रधार के रूप में और वस्तुओं और सेवाओं के प्राथमिक प्रदाता के बजाय एक तटस्थ नियामक के रूप में परिभाषित किया है। इसने आयात प्रतिस्थापन के बदले और वैश्विक व्यापार प्रणाली के साथ पूरी तरह से एकत्रित होने का नेतृत्व किया है। इमरजेंसी यानी आपातकालीन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? दोस्तों ये आपको जो है इंसुलिन हो जाएगा, यानी कहाँ पूछा है, कहा जाता है किसको, किसको कहते हैं? तो इंसुलिन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब इसको अच्छे से हम लिखते हैं क्या आपका है। ये आपको कुछ इस तरीके से आपका दिया गया है। ये आपका 85 का डिस्कशन देखिए ऊपर दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर डिस्कशन है बोला कि एड्रीनलिन, इस हार्मोन को एड्रीनिन एवं एपिनेफ्रिन कहते हैं। यह हार्मोन मेडुला से स्रावित हार्मोन का अधिकांश भाग होता है। यह हार्मोन क्रोध, डर, मानसिकता, तनाव एवं व्यस्तता की आवश्यकता में अत्यधिक स्रावित होने लगता है, जिससे इन संकटकालीन परिस्थितियों में उचित कदम उठाने का निर्णय लिया जा सकता है। यह हार्मोन हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। यह हार्मोन रोंगटे खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। यह आंख की पुतलियों को फैलाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र भी स्थित है। तो यह आपको हो जाएगा जामनगर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए भारत के प्रमुख समुद्री संरक्षण केंद्र, इस संरक्षित जो आपका क्षेत्र है, देखिए महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका बंडूर दक्षिण अंडमान, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, रिची आर्किपिलोगो अंडमान, और लोहा बराक अभ्यारण्य की बात करते हैं दक्षिणी अंडमान, और कैंपेबेल अभ्यारण्य जो है आपका मध्य अंडमान, गलाथिया खाड़ी अभ्यारण्य जो है आपका ग्रेट निकोबार, पैट्रिक वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो लक्षद्वीप सही है। लिखा गया है अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो आपका ऑप्शन नंबर बी 2000 में लागू हुआ है। कुछ यहाँ पर हम कुछ दिया गया, जैसे देखिए अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे की परिवार में से 1 करोड़ लोगों की पहचान किया है ना। यहाँ पर देखिए योजना का नाम दिया गया है और हम यहाँ पर देखेंगे कब यह आपका आरंभ हुआ है, जो कि ये आपका जरूरी है, ठीक है। और ये सब देखिए कुछ मतलब नहीं है। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करते हैं तो 1992, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है 1992, और इसका लक्षित समूह भी देख लेते हैं ताकि ये भी आपको क्लियर हो पाए। जैसे जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है 1992 सार्वजनिक हो जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है 1992 बिजली ब्लॉक। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है 1997 निर्धन और गैर निर्धन बीपीएल और एपीएल। अंत्योदय अन्न योजना जो है आपका 2000 जो कि निर्धनों में सबसे निर्धन होगा। अन्नपूर्णा योजना की बात करते हैं 2000 में, जो कि दिन वरिष्ठ नागरिक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 जो कि योग परिवार हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। बोला कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो है हटाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए, एक सेकेंड, लागू करने के लिए यह संशोधन अधिनियम जो है पारित किया गया था। 7वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 238 को निरसित कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा क ख ग घ श्रेणियों के राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर पूरे भारत को 14 राज्य एवं 6 राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। इन राज्यों के नामों और सीमाओं का उल्लेख करते हुए इस पहले की प्रथम अनुसूची का स्थान पर एक नई अनुसूची को अंततः स्थापित किया गया। संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, संघ के न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका तथा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
का उल्लेख है, इसे अनुच्छेद 52 से 151 तक में रखा गया है। संविधान का भाग 6 में राज्य से संबंधित उपबंध का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 152 से 237 तक में वर्णित है। संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, जिससे अनुच्छेद 239 से 242 तक में रखा गया है। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है वो डैश प्रक्षेप कहलाता है। तो आपका द्विगुण सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह प्रक्षेप नौ परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल पर प्रकाश डालकर प्राप्त की गई छापा प्रक्षेप कहलाती है। इसके द्वारा पृथ्वी के पूर्ण या किसी भाग के अक्षांश तथा देशांतर काल्पनिक रेखाओं की सहायता से प्रसारित प्रक्रिया सापेक्ष कहलाती है। होमोलोग्राफी यह समान क्षेत्र प्रक्षेपण जिसमें असमान क्षेत्रों के बीच अनुपात सही ढंग से दिखाया जाता है। यथाकृतिक वास्तविक या वास्तविकता के अनुसार यह शब्द किसी वस्तु के वास्तविक तथ्यों को संकेतित करने के लिए प्रयुक्त होता है। कोई घटना या स्थिति को जो वास्तविकता में उपलब्ध है उसे यथाकृतिक कहते कहा जाता है ना, यथाकृतिक कहते कहा जाता है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार किए बिना आप सभी, है ना, आप भारत से, माफ कीजिएगा, आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं। आप भारत से जो है तिब्बत जा सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, जो कि भारत म्यांमार सीमा को पार किए बिना भारत से आप तिब्बत जा सकते हैं। भारत म्यांमार सीमा भारत के पूर्व में स्थित, जबकि तिब्बत उत्तर दिशा में स्थित है। ये आपका फिगर बना हुआ है, यानी आप बोल सकते हैं नक्शा है। आगे हमारा है आपका बोला कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा। तो आपका 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, बोला कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया है। तो अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो है अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव या फिर प्रारूप की बात करते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बताया था। 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो है अबुल कलाम आजाद थे। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य पूछ रहा है तो राज्य सरकार द्वारा जो है मनोनीत होते हैं, ये जो है सही आंसर होगा। शहरी स्थानीय सरकार के 8 स्वरूपों में सब एवं अधिसूचित क्षेत्र समिति हैं। तेजी से विकसित हो रहे कस्बों और बुनियादी सुविधाओं से वंचित कस्बों के लिए अधिसूचित क्षेत्र समितियों का गठन किया जाता है। इस राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। भारत में शहरी स्थानीय सरकार के 8 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिसमें से देखिए नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, विशेष प्रयोजन एजेंसी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को प्रस्तावक था। आंसर क्या होगा इसका। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, यानी सर जॉन शोर था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर की सलाह पर भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। यह व्यवस्था जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपने पास रखना था। यह व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू जो है किया गया है। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, इस व्यवस्था को जमींदारी जो कि मालगुजारी व बिस्वेदारी के नाम से भी जाना जाता था। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है तो आपको हो जाएगा स्टील में, ये जो है सही होगा। ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। यांत्रिक होने के कारण इन्हें जो है संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूंकि ये अनुदैर्घ्य तरंग है अतः ये सभी माध्यमों यानी ठोस, द्रव एवं गैस में संचरण कर सकती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है क्योंकि माध्यम अनुपस्थित होता है, अर्थात वायुमंडल नहीं रहता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रा चंद्रमा के धरातल पर एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। चाल की ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड,
देखिए, हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगों के संचार हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, किंतु विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है, जो मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है, जैसे एल्यूमिनियम की चाल की बात करते हैं 64-20 हो जाएगा, निकल आपका यहाँ पर 6040, स्टील हो जाएगा 5960, लोहा हो जाएगा 5950, पीतल हो जाएगा 4700, कांच की बात करते हैं तो आपका 3980 हो जाएगा, और जल की बात करते हैं 51 यानी 1531 होगा, जल की बात करते हैं 1498, एथेनॉल हो जाएगा 127, और मेथनॉल की बात करते हैं 1103, हाइड्रोजन की बात करते हैं 1284, लिथियम हो जाएगा 965 होगा, वायु की बात करते हैं 346 होगा, ऑक्सीजन आपको हो जाएगा 326 होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 215 हो जाएगा। एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की चाल में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन के कारण आता है, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन जो है किया जाता है किसके द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना या फिर उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। यह मुख्यतः सरदार सुरंग सिंह समिति की सिफारिश पर मूर्त रूप है या फिर मूर्त रूप था। इसके तहत 74 का क्लॉज 1 को संशोधित कर स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसी संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 31 अनुच्छेद 31 का ज को शामिल कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों तथा सम्मेलनों को वर्जित करने वाली विधियों को संविधान के 14-19 है ना, संविधान के 14-19 एवं 31 के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन से संरक्षण जो है प्रदान किया गया है। आगे हमारा कि आपातकाल की स्थिति में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की समयावधि को 5 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। इसे बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 5 वर्ष कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 के 1 च एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों से हटा दिया गया है, जिससे एक नए अनुच्छेद 300 के माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 74 का 1 संशोधन का राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, परंतु उसे इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के आधार पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया, जिसे 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संसद द्वारा उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करने का प्रस्ताव एक बार में 6 माह से अधिक के लिए परिवर्तनीय नहीं होगा। अब यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको आराम से बनाइए। आगे देख लेते हैं कौन सा क्या है। आगे आपका 99 नंबर है। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ है, और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही तथा ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। इससे ही दिल्ली चलो आंदोलन या फिर 1941 के रूप में जाना जाता है। आखिरी क्वेश्चन हमारा है इस सेट का, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ यानी दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पूर्णिया, ऑप्शन नंबर ए। पूर्णिया जिला जो है उत्तरी पूर्वी जलोढ़ यानी दोमट मैदान के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसमें देखेंगे तो हमारा जो है ये आपका बुक जो है समाप्त होता है। इसमें कुछ मिट्टी का प्रकार दिया गया है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए अगला हमारा जो वीडियो होने वाला आप सभी को दिखा दें, 1275 का जो एग्जाम हुआ था सेकेंड पाली का, है ना, तो इसको हम देखेंगे। ये आपका प्री का पेपर होगा सेकेंड पाली का, और इसका जो तीसरा सेट आएगा वो आपका मेंस का आएगा। तो वीडियो कैसा लगा है दोस्तों? बहुत अधिक मेहनत लगा है बनाने में, और कहीं कहीं हो सके तो मैंने गलत भी पढ़ दिया होगा, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए मास्टर वीडियो बनता है तो बोलते बोलते बाय द वे हल्का फुल्का हो ही जाता है, आपसे भी होता होगा, ठीक है। हम इसको सुधार करेंगे और आगे आपको बेहतरीन तरीके से वीडियो ला करके देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय